चलो, हम क्लास शुरू तो कर देते हैं। जब जो जुड़ेंगे वो जुड़ जाएंगे। ठीक है। शुरू करें हमारे साथ। मैम एक ही जन हूँ मैं, बाकी कोई नहीं आया ना। मैंने ध्यान में दो, तब तक मैं नौकार मंत्र ले लेती हूँ, वो जुड़ जाएंगे। रिकॉर्डिंग तो वैसे भी हो रही है। और फिर उनका जैसे आ जाएंगे तैसे देख लेंगे हम, तब तक नौकार मंत्र तो ले लेंगे। समय भी जा रहा है, आपका पोर्शन भी कवर करना है। ओके ओके। या 1 मिनट के लिए रुके। रुक जाते हैं ना, क्योंकि कोई जुड़ा ही नहीं है अभी तक। हाँ, वही तो। जुड़ा नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरू कर देना चाहिए समय पर। हम समय प्रबंधन ही सीख रहे हैं, तो समय प्रबंधन में ही सब लेट होगा तो कैसे होगा। ठीक है, 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं, फिर शुरू कर देंगे। आपकी बोचरी हो गई हमारा साथ। हाँ हो गई। फिर क्लास आपके काम है। फटाफट की। क्लास है इसके समय लिए हेलो। जी। क्लास है बोल के फटाफट किया। नहीं, ये जरूरी है। एक सिंसियरिटी के लक्षण है ये। की बात है। नहीं, इन्हें समय प्रबंधन का बताना पड़ेगा पुनः। चलो, हाँ। कोई नहीं, हम लोग ले लेंगे अभी 1 मिनट और रुककर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नवकार मंत्र शुरू कर देते हैं और क्लास शुरू कर देते हैं। बाकी बराबर। जुड़ने वाले जुड़ते रहेंगे। ठीक है। जी बिल्कुल। हाँ, नवकार मंत्र तो आज मैं सिंपल लेती हूँ ताकि आगे हम बढ़ सके। नमो एसो पंच नमोकारो सर्वं पावपनासं ज्ञानं च सौदेशिं परमं हवै मंगलम्। हम सभी मेरा आवाज आ रहा है? जी मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही आ रही। जी, ठीक है। अब हमें टाइम मैनेजमेंट पूर्ण करना है। और टाइम मैनेजमेंट भी क्या क्या है? टाइम मैनेजमेंट जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स भी, आप कल संडे है तो कल तक आपके पूरे हो जाए। शायद उसे लेकर, टाइम मैनेजमेंट को लेकर मैंने 4 क्वेश्चंस दिए हैं। 3 क्वेश्चन 5 मार्क के हैं और एक क्वेश्चन 9 मार्क के लिए दिया हुआ है। देखिए आपने क्वेश्चंस। मेरी नहीं आवाज मैम, अच्छे से आ ओपन रही है ना? थोड़ा सा बीच में रुक रहा है मैम। फिर से बोलें। अब आवाज कैसे आ रही है वो? एकदम ठीक आ रही है, बोले। हाँ, तो देखिए, मैंने शायद आज हमें टाइम मैनेजमेंट करना है और टाइम मैनेजमेंट को लेकर शायद मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं। आपकी तीन आवाज कट क्वेश्चन रही है, 5 कट मार्क। कट के आ रही है। मेरी आवाज कट रही है?
हाँ, वो पूरा क्लियर नेटवर्क वॉइस थोड़ा नहीं इशू आ है रही है, तो यहाँ पर। नेट की इशू है आपका। क्लियर नहीं आ रहा है, मतलब कुछ कुछ कट जा रहा है। हाँ, नेटवर्क का थोड़ा इशू है यहाँ पर। यस यस। हाँ हाँ हाँ, नहीं यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। फिर भी मैं करती हूँ कि बार बार अगर जो आवाज आपको नहीं आती है वो मैं आपको रिपीट करूंगी ना। ठीक। ठीक है, और थोड़ा आप लिख अब भी सकते हैं। देखिए, मेरी आवाज अब आ रही है ना? रेंज की थोड़ी प्रॉब्लम, नेटवर्क की। हाँ, अब देखिए, अब आई है रेंज। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आ रही है। अब आ रही है ना आवाज? जी जी जी। देखिए, मैंने समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट लेकर आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं। उसमें से 3 क्वेश्चन तो 5 मार्क के हैं और एक जो क्वेश्चन है वो 9 मार्क का है। तो लास्ट में हम उसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे वो भी देखेंगे। जो 9 मार्क का क्वेश्चन है वो आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लेकर, जो हमारा और आवाज आवाज कट रही है। आप 1.5 पेज भी आंसर रहो तो भी चलेगा। आवाज नहीं आ रही? कर दिए थे क्या? आपकी आवाज कट रही है। आवाज में पुनः कोई नहीं, प्रीति मैम ने लिया था तो आवाज गड़बड़ नहीं हो रही कट है रही थी। क्या? आप वहां पर बैठे, प्रीति मैम ने लिया तो आवाज नहीं कट रही थी, वहां बैठ सकते हैं। प्रीति मैम का भी क्लास था क्या आज? नहीं, तृप्ति मैम ने, तृप्ति मैम ने क्लास लिया था तो वहां आवाज नहीं कट रही थी। 11 बजे से लिया था ना तृप्ति मैम ने। अब आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है मैम। हाँ ठीक है, मैं इधर ही रेंज है तो यहाँ पर ही रुक जाती हाँ, वही मैंने हूँ। कहा, तृप्ति मैम ने लिया था तो एकदम बढ़िया रेंज था। हाँ, तो वो ना उनके ऑफिस में अच्छी रेंज होती है। वहाँ मीटिंग रूम में रेंज की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ हाँ पर यहाँ पर कैसे बाकी के मीटिंग्स चलते हैं ना, तो इसमें हाँ थोड़ी हाँ, दिक्कत आ जाती है। ठीक बात है। अभी देखिए, तो क्वेश्चन को लेकर आपको समझ में आया कि कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं? नहीं, कल दिया क्या आपने? नहीं, मैंने जो यूनिट भेजा है ना, उसमें नीचे ही क्वेश्चन आंसर्स भेजे हैं। अच्छा, वो हमने देखा नहीं, आपके लिंक में हाँ, मैं क्वेश्चन आपको आंसर जो है बताऊंगी। हाँ वो मैंने देखा है, लिंक वाले क्वेश्चन आंसर्स पता है मुझे। हाँ, बस बस फिर वही है। उसमें ही ना आपको 3 क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट को लेकर 5 मार्क के हैं और एक क्वेश्चन हाँ जो है वो 9 मार्क का है। हाँ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, जैन दर्शन में समय का स्वरूप और वर्तमान में उसकी महत्व। जी, ये 5 मार्क का है। अच्छा, तो शुरू के 3 जो है वो 5 मार्क्स के पहला हैं। प्रश्न जो है ना, हाँ, पहला प्रश्न 5 मार्क का है, दूसरा ठीक प्रश्न है। 9 मार्क के लिए है और तीसरा प्रश्न 12 मार्क के लिए है। अच्छा, ओके। तो समय के विविध अर्थ तथा समय की जी, मौलिक तो विशेषताएं, उसमें अभी ये टाइम 9 मैनेजमेंट। मार्क्स का हो गया। हाँ हाँ, और ये भी समय, हुआ। और समय का और अर्थ एक तीसरा परिवर्तन और प्रश्न है उसके मिस दुष्परिणाम, मैनेजमेंट। ये हो जी गया जी 12 जी, मार्क्स ये का। तीनों भी 5 मार्क के हैं। अरे, अभी नहीं, तो ये आपने पांच 12। पांच मार्क के हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, उसमें 4 क्वेश्चन है, वो सारे 5 मार्क के हैं। अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ, क्वेश्चन कंफ्यूजन नंबर हो गया। 2 जो है ना, वो सारे 9 मार्क के हैं। और क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में 2 3, ही क्वेश्चन है, 2 ही हाँ क्वेश्चन है। बस बस बस, एक धर्म की अवधारणा को लेकर है और एक टाइम को है, क्योंकि इस यूनिट में आपके 2 ही चैप्टर है, एक टाइम मैनेजमेंट और एक रिलीजियस बिहेवियर मैनेजमेंट। तो ये आप किस हिसाब से ये क्वेश्चंस बता रहे हैं हमें? तो वो दूसरे में अभी सिखाऊंगी ना। अभी हमारा आज पहला चैप्टर खत्म होगा। नहीं, दूसरा वो ठीक चैप्टर है, जो है लेकिन ये आप क्यों, मतलब किस हिसाब से बता रहे हैं, एग्जाम के ये हिसाब से? आपके क्वेश्चन बैंक के हिसाब से बता रहे हैं। अच्छा, हम्म, तो तो उसका भी हम आज इतने सारे, टाइम बस मैनेज। इतने सारे ही क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम के, तो फिर नहीं, ये ज्यादा तो एक ही यूनिट है और 3 यूनिट है। अच्छा, ओके 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 ओके, फर्स्ट आपके एक क्वेश्चन तो यूनिट का। बहुत होने वाले हैं आगे, तो साइकोलॉजी अच्छा, भी है, कॉस्मोलॉजी भी है, सब आएगा आपको। ये कौन सी यूनिट का हो गया?
ये पहला और यूनिट का एक क्वेश्चन है, पर पहला यूनिट का हमारा एक ही चैप्टर हुआ है, एक चैप्टर हाँ। पूरा बाकी है। ओके, तो ठीक एक चैप्टर को लेकर जो क्वेश्चन है ना वही आज देख लेंगे हम बाद में। ठीक है। पहले हम ठीक। जो लास्ट वाला आपका 12 मार्क का क्वेश्चन है, नहीं 9 मार्क हाँ का क्वेश्चन है, उसका हाँ आंसर अभी तक हमारा पूरा नहीं हुआ है। जी। 9 मार्क का क्वेश्चन क्या है टाइम मैनेजमेंट को हम्म, लेकर? हाँ प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है? हाँ। प्रश्न देखा नंबर 2 में आपने? है, जैन आचार्य मीमांसा के आधार पर समय प्रबंधन के प्रायोगिक पक्षों का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रायोगिक पक्ष है ना? हाँ बस, जी जी। तो यही चल रहा है हमारा, प्रायोगिक पक्ष ही। तो इस प्रायोगिक पक्ष में आप ध्यान रखना, देखो हाँ हमने कल प्रायोगिक पक्ष शुरू किया था, इसमें हाँ। 8 पॉइंट है मेन, हम्म, 8 पॉइंट आएंगे। उसमें पहला हम्म, है सही उद्देश्य का निर्माण करना, ये जो हमारा कल हुआ था बराबर। दूसरा रहेगा सही लक्ष्य और नीतियों का निर्माण करना, हमारी लक्ष्य और नीतियां भी सही होनी चाहिए। उसमें वापस सब पॉइंट्स है 5, जो यहाँ पर दिए हुए आपके नोट्स में दिए हुए हैं आपको। ठीक। तीसरा पॉइंट जो है वो है मेकिंग द राइट टू डू लिस्ट, सही कार्य करना या सही कार्यों की चॉइस करना। फिर चौथा जो पॉइंट आपको दिया था कल, वो है समय सारणी, सही समय सारणी बनाना, करेक्ट। फिर पांचवा था राइट डेलीगेशन ऑफ वर्क, उचित व्यक्ति को उचित कार्य सौंपना, बराबर। हमारे ये 5 पॉइंट हुए थे। ओके। हाँ, और कल हमने छठा पॉइंट शुरू किया था, इसके कुल मिलाकर 8 पॉइंट रहेंगे। तो इसमें छठा पॉइंट हम कंप्लीट करेंगे, ये पूरा जो प्रश्न का उत्तर है ये पूरा कंप्लीट करेंगे, और ऐसे ही पॉइंट्स आपको 9 मार्क का जो क्वेश्चन दिया है उसमें रखना है, ठीक है। अब है राइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क, कार्य का इसका सही आप हिंदी क्रियान्वयन। में लिखा हुआ नहीं साथ में कर रहे हैं, खाली अंग्रेजी दिखा रहे हैं। हिंदी का लिखा हिंदी हुआ में नहीं आ आपके पास सकता है। नोट्स दिए थे ना मैंने, उसमें नहीं। है, उसमें पॉइंट के वाइज ही दिया हुआ है। अच्छा ठीक है। हम्म, आप ये ओपन इंटरनेट। देखिए, आपने हिंदी के पीडीएफ देखे? जी है मेरे पास। हाँ, से बस वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। अच्छा, कौन सा है? हिंदी के इसमें सेम वही पॉइंट है, इंग्लिश में भी सेम वही है। कितने पेज पर आए, मतलब वो कौन सा पॉइंट्स में रहेगा? जैन दृष्टि पर आधारित समय प्रबंधन का प्रायोगिक पक्ष, है ना? बस 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 वही, 1 मिनट में यहीं पर निकालती हूँ। टाइम मैनेज आपका हिंदी है ना? नहीं, मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रहने दो, मैंने उसको पूरा निकाल लिया। है ना? ठीक है ठीक। यस यस। नहीं, उसमें सारे हैं, आप देख ठीक, लोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख देखो ये रही आ हूँ। गया, ठीक है ना? आपके पास ओपन करने की कोई जी जरूरत जी। नहीं है ना? नहीं, जरूरत नहीं, मेरे पास है। ठीक है ठीक है। तो देखिए आज हमें वो कंप्लीट करना है आंसर, और आंसर भी ध्यान रखना। अरे यार ये कहाँ से आ गया? देखिए, अब राइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क ये हमने कल शुरू किया था, कि कार्य का सही क्रियान्वयन करना। इसमें आपको 8 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये जो आचार्य मनीष सागर जी की किताब है जीवन प्रबंधन, उसमें कार्य को सही क्रियान्वयन कैसे किया जाता है इसको लेकर 8 पॉइंट दिए गए हैं, 8 या 9 होंगे शायद। तो उसमें सबसे पहला है कि कोई भी कार्य करते वक्त आपके मन की एकाग्रता का होना बहुत आवश्यक है। मन की एकाग्रता, जैसे कि हमने सुना है 5 अभिगम भी आपने सुने हैं, जैसे श्रावक उपाश्रय में जाते हैं तो उस समय वो क्या करते हैं,
5 अभिगमों का, उनको उपाश्रय में जाते वक्त या साधना करते वक्त जिन नियमों का ध्यान रखना होता है उन्हें क्या कहते हैं? अभिगम। तो उसमें भी एक आता है मन की एकाग्रता, जैसे सचित का त्याग करना है, चित का विवेक रखना है, फिर उत्तरसन, अंजलिकन, और उसमें अंतिम क्या होता है कि हम मन भी कैसे होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, उसमें हम क्या कर सके, जो भी हमारा उद्देश्य है, जो भी हमारा लक्ष्य है, उसे हम प्राप्त कर सके। तो सही कार्य का सही क्रियान्वयन करने के लिए सबसे पहली शर्त उन्होंने बताई है कि कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, हमारा मन एकाग्र हो तो कार्य का सही क्रियान्वयन हो सकता है। ठीक। फिर दूसरी बात बताई है कांस्टेंट अवेयरनेस, सतत जागरूकता, मतलब प्रमाद नहीं होना। देखिए, प्रमाद और आलस्य ये दो चीजें हैं। प्रमाद और आलस्य में क्या अंतर है, पहले वो देखिए। आलस्य में आप है कि क्या ही है, करने का पुरुषार्थ हम अहम पंच जेहिम सिक्खा न लभ्य मैम आपकी आवाज कट रही है। थम्बा कोहा पमाएन। हेलो अरे मैम, ये आपकी तो आवाज हाथ कट रही है रखते मैं। बीच में से। हेलो 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 मैम, हेलो। अभी उनका नहीं सुनाई देगा, उनका भी नेट नहीं है ना, तो वो आ जाएंगे। अब आ रही है? हाँ हाँ मैम, अब आ रही हाँ है। बीच में आपने कौन सी गाथा बोली? हाँ, बोलती हूँ वापस बोलती हूँ। देखो, उत्तराध्ययन सूत्र में पहले ही अध्ययन में गाथा आती है, अहम पंचहिम ठानेहिम, मतलब 5 स्थान यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जेहिम शिक्षा न लभई, जिससे शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती। उसमें पहला है थम्बा कोहा पमाएनम रोगेना लसयेनय, मतलब थम्बा यानी अहंकार, कोहा यानी क्रोध, पमाएनम ये प्रमाद, रोगेना आलस्येनय यानी रोग और आलस्य। इन 5 कारणों से हमें शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती। तो प्रमाद का भी स्थान वहां प्रमाद पर दिया गया प्रमाद और है। लोभ प्रमाद और आलस्य में फर्क है क्या? हाँ, प्रमाद और आलस्य में क्या अंतर है कि आलस्य, अगर मतलब जो आलसी व्यक्ति है उसे ये तो पता है कि सही कार्य कौन सा है, गलत कार्य कौन सा है, क्या करना चाहिए, ये उसको पता होता है, लेकिन वो कार्य करने में पुरुषार्थ नहीं कर पाता। ठीक। और प्रमादी व्यक्ति को तो कभी कभी ये तक पता नहीं होता है कि कौन सा कार्य सही है और कौन सा गलत है। पुरुषार्थ तो बहुत दूर की बात है। बराबर। बहुत तो सुंदर। यहाँ पर जागरूकता जो बताया है वो किसके हिसाब से बताया है कि प्रमाद में आप ना रहे, सतत जागरूक रहने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने कार्य का क्रियान्वयन अच्छी तरह से कर सकता है। तो 6th पॉइंट जो है उसके भीतर में दूसरा पॉइंट क्या आता है, सतत जागरूकता। ठीक। अब तीसरा दिया है इंटरेस्ट टुवर्ड्स वर्क, जो हम कार्य करते हैं उस कार्य के प्रति रुचि होना। कार्य का सही क्रियान्वयन हम कब कर सकते हैं, जब उस कार्य में हमारी रुचि हो। अगर हमें जबरदस्ती कोई कार्य दिया जा रहा है तो उसका सही रूप से क्रियान्वयन नहीं हो सकता। तो कार्य के प्रति अगर रुचि है तो कार्य को हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए कार्य के प्रति होना भी आवश्यक है, या फिर जिस कार्य में आपकी रुचि हो वो कार्य को आप प्रेफरेंस दे, उस कार्य में आप आगे बढ़े। जैसे कि हम देखते हैं कि भक्ति मार्ग भी होता है, तप मार्ग भी होता है, योग मार्ग भी होता है, साधना मार्ग भी होता है, ज्ञान मार्ग भी होता है। तो किसी को ज्ञान को प्राप्त करने में इंटरेस्ट ज्यादा होता है,
किसी को भक्ति में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, कोई तपस्या कर सकता है, उनके शरीर की साता वैसी होती है, परंतु सभी अपने अपने जो उनको साताकारी है, जो उनके लिए योग्य है, जो उनको ऐसे लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, उस जगह से भी वो क्या कर सकते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तो कार्य के प्रति रुचि होना बहुत आवश्यक है। अगर कार्य के प्रति रुचि है तो क्या हो सकता है, हम उस कार्य में ज्यादा जल्दी सफल हो सकते हैं। फिर आगे है पंक्चुअलिटी, मतलब समय प्रबद्धता। समय के अनुरूप अगर हम चलते हैं तो कार्य भी क्या हो, शीघ्र शीघ्र पूर्ण हो, और उत्साह जब तक है तब तक ही कार्य पूर्ण हो। अगर आपने हेलो हेलो। अभी आवाज गई तो है मैम उनको की। पता चलता था अच्छा सुबह के 6 बजे है, 7 बजे है। मतलब लोगों को घड़ी पर इतना भरोसा नहीं था जितने उनके कार्य शैली पर भरोसा था कि हाँ इस समय अगर वो बाहर चक्कर मारने के लिए जा रहे हैं तो ये निश्चित है अभी इतने ही बजे होंगे। इतने वो टाइम को लेकर, समय को लेकर क्या थे, अनुसार, उसके अनुसार चलने वाले व्यक्ति थे। तो पंक्चुअलिटी होना भी बहुत जरूरी है, कार्य को लेकर, समय को लेकर प्रबद्ध रहना भी बहुत जरूरी है। फिर उसके आगे है द आर्ट ऑफ यूजिंग लेजर मोमेंट्स। जो हमारा अवकाश का समय है उसका भी हम उपयोग कैसे करें। जैसे कि कभी आपने सुना होगा कि मंत्री थे पेथड़ शाह नाम के। पेथड़ शाह नाम के मंत्री थे, जब वो पालकी में बैठकर जीना दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते थे तो जो बीच का समय होता था उस समय में भी उन्होंने क्या कर ली थी, पालकी में बैठे बैठे उपदेश माला नाम का ग्रंथ कंठस्थ कर लिया था। मतलब उस समय का भी वो उपयोग कर रहे थे। इन शॉर्ट, मत अभी जैसे महात्मा गांधी है, उनके बारे में कभी आपने सुना होगा। तो उन्होंने क्या किया, जब उनको जेल में रखा गया था तो उस समय उन्होंने किताब लिखी। जब वो प्रवास में होते थे, कहीं उनका वर्णन भी आता है कि वो प्रवास में भी रहते थे, तो उस समय क्या कर लेते थे, वो नींद ले लेते थे ताकि जहां पर वो जाए पहुंचे तो वहां पर वो अच्छी तरह से कार्य में लग जाए, थके हुए ना रहे। तो अवकाश का समय जब हमें मिले तो उसका हम उपयोग करें। अगर हम उसका उपयोग करना सीख जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर उसके आगे है फिक्स्ड ऑब्जेक्ट फिक्स प्लेस। अब इसे लेकर देखना, कोई नियत वस्तु है तो उसका नियत स्थान होना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं कभी कभी कि जब अपने कार्य पूर्ण हो जाते हैं तो जो वस्तु जहां रखनी चाहिए वहां पर हम नहीं रखते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम वो वस्तु लेने के लिए जाते हैं तो वो हमें जल्दी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो नियत समय पर, नियत स्थान पर नहीं रखी हुई है। अगर नियत स्थान पर रखी हुई हो तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी, आपका समय नहीं जाएगा। बराबर? आप सब करते हो ऐसा? हाँ मैम, सही समय पे सही जगह रखते हैं। हेलो हेलो। क्या आवाज आ रही है? हाँ मैम, अब आ रही है आवाज। अब आ रही है। जी। तो देख, हेलो अब आ रही है आवाज? हाँ मैम, अब आ रही है, बीच में कट गई। नहीं, डिस्कनेक्ट बार बार हो रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे आप कोई भी नहीं दिख रहे हो। हमें दिख रहा है मैम, आप भी हाँ, दिख रहे हैं। तो देखिए। आप दिख रहे हैं हमें, हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई नहीं। तो नियत वस्तु के लिए नियत स्थान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखो आप कभी कभी किचन में जाते हो, किचन में भी आप काम करते हो, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। उस समय आप काम करते हो तो हम क्या करते हैं, कभी कभी जो जहां पर चीज रखनी चाहिए वहां पर हम नहीं रखते हैं, कहीं और रख देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वापस हम जाते हैं तो क्या होता है, वो ढूंढने में दिक्कत हो जाती है, हमारा समय बर्बाद होता है। तो एक आदत डाल देना कि जो जिसका स्थान है, भले ही 2 मिनट ज्यादा लग जाए, पर जिसका जो स्थान है वहां पर ही वो चीजें रखे। बराबर? इससे क्या होता है, कार्य अच्छी तरह से हो सकता है। इसीलिए इसका आगे का 6th पॉइंट ये दिया गया है। उसके आगे है लिविंग विथ लिमिटेड नीड्स, हमारी आवश्यकताओं को कम कर देना।
आवश्यकताओं को जैसे जैसे हम कम करते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारा बाकी के अननेसेसरी कामों में जो अनावश्यक कार्य है उसमें समय नहीं जाता है। जैसे कि आपने नियम ले लिया कि अब मैं 15 ही ड्रेस पहनूंगी, उसके आगे नहीं पहनूंगी, या मैं 15 ही साड़ियां पहनूंगी, तो आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, बार बार उनको जितनी जितनी ज्यादा हमारे पास सामान होता है उतना ही उसको संभाल कर रखना, उसका ध्यान रखना, उसको वापस समय देकर उससे क्या करना पड़ता है, आपको आवरना पड़ता है। तो ये समय आपका नहीं जाता है, नहीं है आवश्यक नहीं है अपने जीवन में, तो उसको वहां पर क्या कर लेना, कम कर लेना। बराबर। हम पुनिया श्रावक के बारे में सुनते हैं, तो पुनिया श्रावक कैसे थे? पुनिया श्रावक जो थे रोज वो थे, पुनिया बेचते थे। जी, पर वो किसके बेटे थे, किसके पुत्र थे? कालासुर कसाई के पुत्र थे। अरे सही बात, वो कालसूरी कसाई के पुत्र थे। उनके पास अमाप संपत्ति थी, इतनी संपत्ति थी कि वो चाहे तो उस संपत्ति का लाभ ले सकते थे। बराबर, चाहे तो उस संपत्ति को उपयोग वो कर सकते थे, परंतु उन्होंने क्या किया, अपनी आवश्यकताओं को सीमित किया, तो उनको सही और गलत को चुनना आसान रहा। जब हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेते हैं तो अपने आप हमें समझता है कि ये जो हमारे पास ऊपर का एक्स्ट्रा है वो अनावश्यक है और वो कितना अनर्थकारी है हमारे लिए। उनको घर छोड़ना भी आसान रहा क्योंकि आवश्यकताएं सीमित थी। अगर उनकी आवश्यकताएं ज्यादा होती तो क्या होता, वो छोड़ पाते, जो गलत तरीके से कमाई हुई संपत्ति है उससे वो छोड़ पाते, नहीं छोड़ पाते। तो आवश्यकता को जब हम कम करते हैं तो अपने आप हम सही के मार्ग पर चलते हैं, विवेक हमारा अपने आप बढ़ने लगता है। इसीलिए लिमिटेड नीड्स होना बहुत जरूरी है। ये छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे लाइफ पर करती है। ठीक, उसके आगे है मनुष्य की दुर्लभताओं का के बारे में सोचना, उसके बारे में चिंतन करना। हमारा उत्तराध्ययन सूत्र का शायद तीसरा अध्ययन है ना, चत्तारी परमम गानी दुर्लहानि। चतुरंगी है ना, जी, चतुरंगी अध्ययन बोल रहे हैं ना। चतुरंगीय। चत्तारी हम्म। परमम गानी दुर्लहानि जंतुनो, इस गाथा का तीसरा ही अर्थ है ना, चतुरंगीय। बराबर, चार बातें दुर्लभ बताई है उसमें। कौन सी चार बातें दुर्लभ बताई है? मनुष्य मनुष्य जन्म जन्म, दुर्लभ है। श्रद्धा, श्रद्धा, हाँ, और धर्म पे श्रद्धा। संयम, धर्म, संयम। हाँ, और आर्य क्षेत्र। नहीं, धर्म हाँ, श्रवण फिर संयम। हाँ, धर्म तो वो आगे कैसा श्रवण और है मैं आपको संयम। बोलती हूँ। संयम, संयम में पुरुषार्थ। जी, सही बात। उसमें कैसे बताया है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसके बाद आर्य क्षेत्र मिलना दुर्लभ है। देखो हमने कल ही देखा था कि पूरे इस विश्व की ये कितनी है, जनसंख्या कितनी है, 700 करोड़ है। उसमें कितने लोग धर्म कर पाते हैं, कितने लोग आर्य क्षेत्र में हैं, आप कह सकते हो? नहीं। भरत क्षेत्र में कितने कुल मिलाकर देश है? एक भरत क्षेत्र जो है, अगर जैन कॉस्मोलॉजी के अनुसार आप देखो तो एक भरत क्षेत्र में कितने देश होते हैं? असंख्य होते हैं मैम, नहीं, 32,000। 32,000 हैं। एक भरत क्षेत्र में 32,000 देश है ना। देश 32,000 हैं। सही। उसमें से अच्छा, आर्य क्षेत्र कितने हैं, ओके। आर्य देश कितने हैं? 25.5। 32,000 देश 25,000। है, उसमें अच्छा, 25.5 ही आर्य क्षेत्र है। 25,500। 32,000 कुल मिलाकर देश है, और हाँ, उसमें आर्य क्षेत्र कितने हैं, आर्य देश 25.5। सिर्फ 25.5। 25.5 ओनली। हाँ, ओह, अच्छा। इतने ही आर्य क्षेत्र है कि जहां पर धर्म की क्या हो सकती है, आराधना हो सकती है। तो इसीलिए उस गाथा में क्या बताया है, चत्तारी परमम गान, चार अंग कैसे है, दुर्लभ है, दुल्ला आनी है जंतु में। बराबर, चार अंग दुर्लभ है, तो वो कौन से चार अंग है? मनुष्य जन्म, आर्य क्षेत्र, धर्म श्रवण, और संयम में पुरुषार्थ। नहीं, वहाँ आर्य क्षेत्र नहीं दिया है, वहाँ दिया है श्रद्धा। हाँ, तो वही हाँ आर्य क्षेत्र में ही आपकी श्रद्धा हो सकती है। कुछ रेयर एग्जाम्पल हो जैसे आद्र कुमार है, वो बात हाँ वहां हाँ, पर आप नहीं ले सकते। तो जी यहाँ जी पर जी। जो मारासा है उन्होंने जो किताब दी है, उस हाँ किताब हाँ। के अनुसार क्या है कि मनुष्य की दुर्लभताओं का आप चिंतन करोगे तो हमें हम्म, क्या होगा,
पता चलेगा कि कितना महासमुद्र हम तैर कर आए हैं और अब नजदीक हम आए हैं। बहुत कम क्या है हमारे पास समय है, तो उसका हमें क्या करना है, उपयोग करना है। तो दुर्लभताओं का चिंतन करोगे तो क्या होगा, कार्य का सही क्रियान्वयन करना आसान हो। ठीक। और उसके बाद लास्ट में उन्होंने दिया है धैर्य, पेशेंस। धैर्य के साथ ही कार्य का हो सकता है, पूरा हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कार्य करते वक्त उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, ऑब्स्टैकल्स आते हैं। पर अगर आपके पास, हमारे पास पेशेंस हो तो हम क्या कर सकते हैं, उस कार्य को अच्छी तरह से पूर्ण कर सकते हैं। उन ऑब्स्टेकल्स को पार करके भी हम कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो कहीं पर भी हो, अगर हमारे भीतर में धैर्य है, पेशेंस है, तो चाहे साधना का क्षेत्र हो, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसका क्षेत्र हो, चाहे आपका सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, कोई भी क्षेत्र आप लीजिए, हर जगह पर पेशेंस लगता है। अगर संयम हो, धैर्य हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उस कार्य को अच्छी तरह से पूर्ण कर सकते हैं। सही। कितने पॉइंट्स हुए अभी? 9 पॉइंट्स हैं टोटल। 9 पॉइंट्स हुए। कौन बताएगा हिंदी में? मैं बता दूं। जी बताइए। पहला है मस्तिष्क की एकाग्रता या मन की मन एकाग्रता। की एकाग्र। तो जी मन बराबर। मतलब जब तक मन एकाग्र नहीं होता है तब तक कोई कार्य हो नहीं सकता है। जी। दूसरा है सतर्कता या जागरूकता, यानी प्रमाद और आलस्य नहीं होना। वो जी। बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सतर्क नहीं है, जागरूक नहीं है, तो प्रमाद और आलस्य से घिरे हुए हैं। जी और सही। तीसरा है कार्य की तरफ रुचि होना। जिस कार्य में रुचि नहीं हो उसमें तो वैसे भी प्रमाद आलस्य भी आएगा और वो काम होगा भी नहीं। तो बराबर। रुचि भी रहना ही चाहिए, रुचि पैदा भी कर सकते हैं नहीं हो तो भी, अगर उसकी आवश्यकता समझ करके। और जी। चौथा है पंचुअलिटी, यानी समय की तत्परता, समय प्रबंधनता। यानी ये सारी चीजें होने पर, रुचि होने पर, जागरूक होने पर भी, एकाग्रता होने पर भी, अगर समय प्रबंधन नहीं है, अगर पंचुअलिटी नहीं है, तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। जी। तो कार्य की पंचुअलिटी जरूरी है। और पांचवा है कि अ, अगर इसके साथ हम कार्य करते हुए भी हमें थोड़ा लीजर पीरियड मिलता है, खाली अवकाश वाला समय मिलता है, लेकिन अगर हम उस समय में काम नहीं करते, उसको हम उपयोग में ला सकते हैं। तो अगर उसको भी उपयोग में लाते हैं तो ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। बराबर। और उसके बाद है कोई भी सामान, कोई भी वस्तु जो हमारे, जिस पर हम काम करना चाहते हैं, जो हमारा कार्य है, जो हमारा गोल है, हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को अगर सही जगह पर रखा जाए हर बार, कि हमने अगर कैंची यहाँ से उठाई, जस्ट एग्जांपल, और वो वापस हमें जब उसकी जरूरत पड़े तो वो वहां नहीं मिलेगी, तो ढूंढना पड़ेगा। तो हर सामान को अगर अपनी जगह पर रखा जाए और एक जगह निश्चित कर दी जाए, तो फिर बहुत सारा समय हमारा बच जाता है और माइंड डिस्ट्रक्शन भी बच जाता है। तो उससे हम काम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो ये जी। आपका छठा है। और सातवां है लिविंग विथ लिमिटेड नीड्स, मतलब कि अपनी आवश्यकताओं को कम करना। तो वो सबसे ज्यादा आज के दिन में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जितनी सारी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, उतनी चीजों का साज संवार करना है, तो आपका माइंड उतना ही डिस्ट्रैक्ट होता है, उतना ही अलग अलग चीजों पर दौड़ता है, और आपका समय भी उतना ही बर्बाद होता है। तो जो टाइम मैनेजमेंट है उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ जरूरत की चीजों को ही इकट्ठा करें, कम से कम चीजों को, जितना सोच समझ कर सामान को इकट्ठा करें अपने गोल के हिसाब से, तो उससे बहुत सारा समय और बहुत सारा मस्तिष्क की बेचैनी को कम कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये बहुत सुंदर है। और उसके बाद है आपने जो बताया कि मनुष्य जन्म के जो 4 कारण होते हैं, रियलिटी ऑफ लाइफ, मतलब जो जीवन में बहुत मुश्किल से मिलता है, उसकी उसके महत्व को समझना चाहिए। क्योंकि अगर उसके महत्व को समझेंगे तभी हम आगे अपने काम कर सकते हैं। क्योंकि जीवन खत्म होने वाला है, जितना मिला है समय खत्म होने वाला है, समय रुकने वाला नहीं है, हम कुछ करें या ना करें। तो उस समय की महत्ता को समझते हुए जीवन में प्राप्त ऐसी चीजें जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं, वो मिल गई हैं, तो उनका इस्तेमाल सही ढंग से कर पाए, ये भी टाइम मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। और करेक्ट। उसके बाद अंत है पेशेंस। सारी चीजें करने के बाद भी अगर हम, जैसे कि कोई बीज को हम बोते हैं और आज हमने बीज बोया और कल सोचे उससे फल निकल आएगा, नहीं निकलेगा तो हम बेचैन हो जाते हैं,
रोज जाके देखना, रोज पानी डालना, तो वो जल्दी नहीं निकलेगा, उसका एक समय है। तो हर कार्य के पूरा होने का एक समय होता है, उस समय के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है। जैसे माओ के लिए कह सकती हूँ कि बच्चा पेट में है तो वो 9 महीने बाद ही निकलने वाला है। धैर्य करने सही से बात है। अगर आप 2 महीने में उसको बाहर निकाल देंगे, या बीज फल नहीं दे रहा, उसको बीज को निकाल देंगे या उसको डिस्टर्ब करेंगे, तो आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा, बल्कि कार्य खराब हो जाएगा। तो इसलिए जरूर। धैर्य बहुत ज्यादा जरूरी है। करेक्ट। ये 9 पॉइंट किसके अंतर्गत आते हैं? राइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क, कार्य का प्रायोगिक सही पक्ष। क्रियान्वयन करना। यस। ये सारे जो है ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है। करेक्ट। हाँ, अपने 6 पॉइंट्स हुए हैं। अब 7वां जो है वो क्या है? अवॉइड टाइम वेस्टेज। मतलब वेस्ट टाइम वेस्टर्स होते हैं। 4 कैटेगरीज में उन्होंने टाइम वेस्टर्स को डिवाइड किया है। बराबर। 4 कैटेगरीज कौन सी है? सबसे पहले है स्वयं से जुड़े हुए कारक। टाइम वेस्टर्स जो होते हैं कि जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो उसमें सबसे पहला है स्वयं से जुड़े हुए कारक। हमारी वजह से कहाँ कहाँ हमारा टाइम वेस्ट होता है, आपने कभी गौर किया है? जी। अभी हम बैठे होता हुए है। हैं। हाँ, कब कब होता सबसे है? ज्यादा तो फोन में होता है, मोबाइल में। हाँ, तो मैम फोन तो आ फोन में जाएगा। होता है, टीवी में होता है, हाँ। गपशप टीवी में करने होता में है। होता है। अच्छा, घूमने में तो ये होता चलो है। ठीक है, ये सब हम अन्य कारक में समझ लेते हैं, कुछ पारिवारिक में समझ लेते हैं, कुछ सामाजिक या व्यवहारिक या अपना ऑफिशियल जो है उसमें समझ लेते हैं। इसके अतिरिक्त भी और आपका समय कहाँ जाता है जब आप ये कुछ नहीं करते हो? सोने में जाता गलत है। विचार करने में, विचारों में। हाँ, सोचने में। स्मृति, स्मृति, चिंता, अभिनिबोध, हम सब सोच बोलते हैं ना। वो पुरानी चीजों को स्मृति है, याद चिंता करने है, में। कल्पना है, हम इमेजिनेशन करते हैं। और जब ये पुरानी कुछ चीजों को नहीं याद करते, करना। जी, जब ये कुछ नहीं करते हैं तब भी हमारा समय जाता है। कब? क्योंकि हम पास्ट की चिंता करते हैं, भूतकाल में क्या हुआ है उसके बारे में सोचते हैं, या फिर भविष्य की चिंता करते हैं, या फिर नई नई कल्पनाएं करते रहते हैं। ये भी है। तो स्वयं से जुड़े कारक में उन्होंने लिया है निगेटिव मनस्थिति को, नकारात्मक मनस्थिति। अगर हमारी मनस्थिति नकारात्मक है तो हमारे पास समय भी हो, हम बाकी के चीजों में भी अपना कार्य अपना समय जो है वो वेस्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर के जो विचार है वो टाइम वेस्टर्स का काम कर रहे हैं। वो किसका काम कर रहे हैं? टाइम वेस्टर्स का काम कर रहे हैं। जैसे कि हम भूतकाल में कोई घटना घटी है उसको याद कर रहे हैं, और उसको याद करके आज हमारा राग द्वेष हम बढ़ा रहे हैं, तो ये भी क्या है? हमारा समय जा ही रहा है ना। ये भी टाइम वेस्टर्स ही है। हम भविष्य की जो अभी तक भविष्य आया ही नहीं है उसकी क्या कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं कि भविष्य कैसा हो, नई नई कल्पनाएं कर रहे हैं, तो ये भी किस में आता है? टाइम वेस्टर्स में ही आता है, जो स्वयं से जुड़े हुए हैं। बराबर। ठीक है। तो जी। टाइम वेस्टर्स की उन्होंने कितनी कैटेगरीज बताई है? 4 बताई है। उसमें सबसे पांच पहला पांच बताया है। है पांच है, 5। नहीं, पॉइंट 5 है, पर पहला हाँ। है ना 4 कैटेगरीज ऑफ टाइम वेस्टर्स। ओके। या। स्वयं से जुड़े हुए कारक, हाँ, उसमें ही हाँ हाँ। नीचे दिए देखो। जी जी 4 जी। ही कैटेगरीज, उनके नाम नीचे दिए हुए हैं। रिलेटेड अच्छा। टू सेल्फ, स्वयं से हम्म जुड़े हुए कारक। फैमिली हम्म एंड सोशल फैक्टर्स, हम्म परिवार और समाज से संबंधित कारक। हम्म तीसरा है बिजनेस रिलेटेड फैक्टर्स, व्यवसाय संबंधी कारक। और चौथा है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स तो अपने हाथ में नहीं है। जैसे कि आपको कहीं जाना है, ध्यान साधना करनी, कुछ भी हो, पढ़ने के लिए आपको जाना है, परंतु आपको आने जाने के लिए यातायात की सुविधा व्यवस्थित ना हो, तब भी क्या हो सकता है? समय जाता है। पर ये आपके हाथ में नहीं होता है, तो अन्य फैक्टर्स को आप छोड़ दीजिए। पर ये बाकी के 3 जो है ये अपने हाथ में है। हम्म जैसे कि फैमिली और सोशल फैक्टर्स। फैमिली में अचानक से आप बैठे हुए हैं घर में, अचानक से कोई व्यक्ति आ जाता है, विजिटर आ जाता है, आगंतुक आपके घर में आ जाता है, तो हम्म उसके साथ बोलने में हमारा समय बर्बाद हो जाता है। हम्म इसको लेकर हेनरी ने बहुत अच्छी बात कही है। देखो उन्होंने क्या कहा कि मैं जब अपने ऑफिस में होता हूँ और कोई व्यक्ति मुझे मिलने के लिए आता है, जब मुझे लगता है कि वो काम के संबंध में आया है, तो मैं उसे अपने अंदर आकर चेयर पर नहीं बिठाता, बल्कि मैं चेयर से उठता हूँ और बाहर जाकर उससे बोलता हूँ, क्योंकि खड़े खड़े मैं बात करूंगा तो वो मेरा ज्यादा समय नहीं लेगा। और अगर उसे मैं अंदर अपने ऑफिस में बुलाऊंगा, मैं भी चेयर पर बैठा हुआ रहूंगा, वो भी चेयर पर बैठा हुआ रहेगा, तो इसमें बातों बातों में क्या हो जाएगी? हमारा समय बहुत बर्बाद होगा।
मतलब देखिए लोग कितनी, जो ऐसे प्रसिद्ध लोग हैं वो कितनी छोटी छोटी बातों का भी विचार करते हैं कि हाँ अगर मैं अंदर बुलाऊंगा तो क्या होगा, समय जाएगा, लेकिन मैं खुद खड़े होकर बात करूंगा तो वो क्या सोचेगा कि नहीं मुझे मेरे जो सर है उनको इतनी देर तक खड़ा नहीं रखना है, तो वो काम की ही बात करेगा और चला जाएगा। बराबर। तो फैमिली और सोशल फैक्टर्स है, व्यवसाय संबंधी है, कभी कभी अनावश्यक मीटिंग होती है, घर में भी हम अनावश्यक गपशप करते हैं, अनावश्यक हमारी गोष्ठियां चलती है, किसी डिसीजन को लेकर हमारी आलोचनात्मक बैठकें होती है, ये सब टाइम वेस्टेज में जाता है। ठीक, ये 7वां पॉइंट है। और 8वां है सम्यक नियंत्रण। हर चीज पर सम्यक नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है, हर चीज पर नियंत्रण होना। जैसे देखो आपने कभी सुना होगा, संस्कृत का श्लोक है, अति सर्वत्र वर्जयेत, है ना। किसमें भी अति हो, चाहे धर्म में भी हो, कर्म में भी हो, हर जगह अति हमेशा वर्जित होती है। सम्यक नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा कंट्रोल है तो हम भटकेंगे नहीं। सही। अब इसे लेकर मैं आपको एक साध्वी जी का वर्णन सुनाती हूँ, पहले सुन लेना। उनका नाम आपने सुना है नहीं सुना है मुझे नहीं पता। ईश्वरी नाम के साध्वी जी थे, आपने सुना हुआ है? नहीं। देखिए, ईश्वरी नाम के साध्वी जी थे, जब भयंकर भयंकर दुष्काल 2 बार हुआ, कभी कहीं कहीं आता है 3 बार हुआ, 12 वर्षों का भयंकर दुष्काल पड़ा था। तो जब एक बार के लिए भयंकर दुष्काल पड़ा था, उस समय 12वें वर्ष में जब मतलब प्रवेश किया, 12 वर्ष से निरंतर दुष्काल पड़ा हुआ है, और 12वें वर्ष में जब प्रवेश किया, तब तो लोगों की स्थिति ऐसी आ गई थी कि अब लोग एक दूसरे के पेट का भी क्या कर रहे थे, फाड़कर चीरकर उसके अंदर का भी लेना चाहते थे। बाद बाद में तो नरभक्षी हो गए थे। इतनी भयंकर स्थिति दुष्काल के समय आई हुई है। तो उस समय 12 वर्ष का भयंकर दुष्काल पड़ा था। अब अंतिम समय पर था, अंतिम छोर पर था वो दुष्काल का समय, लेकिन उस समय ऐसा था कि आहार मिल ही नहीं रहा था। सोराखपुर नाम का गांव था, वहां पर की ये घटना है। तो साध्वी ईश्वरी ने, जो ईश्वरी गृहिणी है, अभी तक दीक्षा नहीं ली है, तो उन्होंने, उनके जो श्रावक जी है उन्होंने, और उनके 4 पुत्र थे। अब घर में मेंबर भी ज्यादा थे, उनको अन्न बिल्कुल नहीं था। तो उन सब ने सोचा कि हम क्या करेंगे, तालपुट जो बीज है वो थोड़ा सा अनाज लेकर आएंगे और उस अनाज में मिक्स करके हम खा लेंगे। ऐसा उन सब ने सोच लिया। अब डिसाइड हुआ, अब इतना इतना अनाज वो लेकर आए हैं, मैम सुनिए, थोड़ा सा अनाज। जी मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही है, सुनिए मैम ये कहानी, लेकिन वो साध्वीश्वरी वो नहीं मालूम था। वही ना, बाद में दूसरे अच्छा, दिन साधु जी जाते हैं गोचरी के लिए, बराबर। हाँ, तो तो वो, वो साध्वी ईश्वरी जी हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म की बहुत प्रभावना की है, और हाँ, उनके 4 पुत्रों से ही क्या हुआ है, ये 4 अलग अलग जो गण हैं वो बने हुए हैं। श्वेतांबर परंपरा में जो 4 अलग अलग कुल और गच्छ है, वो उनके 4 हाँ, पुत्रों के मुनि रूप के, जो मुनि रूप में जो बने हुए थे उनके ही अनुसार बने हुए। तो देखिए, उन्होंने अगर उस दिन, जय शायद सबने सुनी हो, तो फिर इतना ही है, आप उसका सार देख लेना कि उसमें क्या था। कि वो मुनि जी पधारते हैं, वो 1 लाख रुपए का क्या करते हैं, थोड़ा सा अनाज लेकर आते हैं, और उस अनाज में वो क्या करते हैं, विष मिक्स करते हैं, और खाने ही वाले होते हैं लेकिन पुण्य प्रबल होता है। देखिए, ये हाँ जो आत्महत्या का उनका विचार है, ये किसकी वजह से है? किसी कषाय की वजह से नहीं है, किसी राग द्वेष की वजह से नहीं है। 12 वर्ष का निरंतर भयंकर दुष्काल है। अब उनको भूख असह्य हो रही है। अब उन्हें पता है कि अब अनाज भी मिल नहीं रहा है, घर में संपत्ति बहुत पड़ी है, लेकिन जब अनाज ही बाहर नहीं बन रहा है तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और ऐसे तड़प तड़प कर मरने की अपेक्षा 1 लाख सोना के मुद्राओं का वो आहार लेकर आते हैं, अनाज लेकर आते हैं, और उसमें वो पीस कर क्या करते हैं, उसमें वो मिर्च मिलाते हैं, ताकि हम क्या हो, ऐसे ही मर जाए। यहाँ पर उनके मरने के किसी के भाव नहीं है। तो उनका उस समय पुण्य प्रबल होता है और मुनिराज वहां पर पधारते हैं। अब मुनिराज वहां पर पधारते हैं, तो मुनिराज क्या कहते हैं, देखते हैं। तो वो ईश्वरी जो है, वो क्या करती है, तुरंत उनको सारी घटना बता देती है कि इसमें विष मिला हुआ है, और हम क्या नहीं कर सकते हैं, अब जीवित नहीं रह सकते हैं, इसके लिए आपको ये आहार नहीं बना सकते। तो मुनि को अपने गुरु की भविष्यवाणी याद आ जाती है।
क्या याद आ जाती है कि जिस दिन तुम देखो कि कोई गृहिणी है, वो 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं वाला जो आहार है उसमें अगर विष मिलाकर रखे तो समझ लेना ये दुष्काल का अंतिम दिवस है। अंतिम होना, हाँ। ये भविष्यवाणी किसने की थी? उनके गुरुदेव ने की थी, जो मुनिराज पधारे हुए थे। तो ये भविष्यवाणी उनको याद आती है, तो वो कहते हैं कि आज का रात्रि का समय आप निकालो, कल से तो वैसे भी क्या होने वाला है, दुष्काल खत्म होने वाला है। गुरुदेव पर श्रद्धा रखते हैं और दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे गांवों से जहाज भरकर अनाज उस गांव में आ जाता है। तो सबको क्या हो जाता है, अपना मोहरे देकर भी उनको अनाज मिल जाता है। पर उस दिन वो ईश्वरी और उनका परिवार सोचता है कि हमारे जीवन को बचाने वाले कौन है, ये मुनिराज है, तो हमें हमारा पूरा जीवन किसके लिए रखना चाहिए, धर्म की साधना आराधना के धर्म लिए की। रखना चाहिए। हाँ, अगर वो कल नहीं आते तो हमारा जीवन कैसे जाता, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में ही अंतिम समय आ जाता। उन्होंने उस समय क्या किया, अपने मन को नियंत्रित रखा, वचन को नियंत्रित रखा, रखने के उनके कोई कषाय के भाव नहीं थे। इसकी वजह से उनको मार्ग भी मिला। तो सम्यक नियंत्रण जब हम रखते हैं, हमारे विचारों पर हमारा नियंत्रण होता है, तो हमें मार्ग अवश्य मिलता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि हमें मार्ग ना मिले, पर इसके लिए हमारे मन, वचन, काया, हमारी सोच, प्रत्येक चीज पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। नियंत्रण होगा तो मार्ग मिलेगा। इसीलिए उन्होंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में दिया है कि आप नियंत्रण रखना सीख लो। सोच पर भी नियंत्रण रखो, क्रोध पर भी नियंत्रण रखो, लाभ पर भी नियंत्रण रखो, जो राग द्वेष है उस पर भी नियंत्रण रखना सीख जाओ। वो कला हम सीख जाए तो क्या हो, हमारा टाइम मैनेजमेंट भी हो और जीवन भी बहुत आसान है। ठीक, अब पहले से देख लेते हैं जो आपके प्रश्न है, उसके संबंधित हम पहले आंसर्स देख लेते हैं। आपको जो मैंने दोनों को, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में भी पीडीएफ भेजे हैं, पीडीएफ के नीचे आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजे हैं, बराबर। तो उसमें समय प्रबंधन को लेकर मैम, 4 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। हेलो। जी हाँ मैम, लास्ट में दिए क्या पीडीएफ में? जी, जी पीडीएफ के सबसे लास्ट पेज पर दिए हुए हैं। तो उसमें देखो, समय प्रबंधन, ये चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। अब इस चैप्टर को संबंधित जो उसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी के पास है? पहला क्वेश्चन है शायद नेचर को लेकर। आधार पर हाँ, समय प्रबंधन समय के प्रबंधन, प्रायोगिक हाँ, पक्षों नेचर का ऑफ टाइम। विस्तार से वर्णन कीजिए। जी, नेचर ऑफ टाइम दिया है शायद। यस। हाँ, तो नेचर ऑफ टाइम में हमने क्या देखा था, एक तो रेफरेंस देखे थे उत्तरायण सूत्र का, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का, और पंच समवाय में काल का क्या स्थान है, समय का क्या स्थान है, वो देखा था। ठीक, तो जब समय का स्वरूप आपको लिखना है तो ये 3 रेफरेंस देने हैं। उसी के साथ और समय को लेकर मैंने आपको जो नोट्स भेजी, हाँ, इसमें जो है, जो ग्रेट थिंकर्स है, और क्या दिया था मैंने उसमें आपको समय में, समय के विविध अर्थ और समय की मौलिक विशेषताओं की चर्चा करें। अच्छा, वो तो अलग है। वो तो सिर्फ समय के विविध अर्थ, देखो नेचर आपको जब लिखना है तो वो आपका 1.5 पेज तक होना चाहिए, इसमें ये रेफरेंस तो आएंगे। समय का स्वरूप जैन दर्शन के अनुसार क्या है, तो उसमें शायद मैंने आपको काल का वर्तना लक्षण बताया था। समय निरंतर चल रहा है, देखिए आपको समय के बारे में मैंने वहां पर बताया था कि समय जो है वह निरंतर चल रहा है, वर्तना लक्षण से युक्त है, ये आपको नेचर में लेना है। और आपको दूसरा प्रश्न जो दिया है, समय की व्याख्या, अर्थ और उसके मौलिक विशेषताएं, तो समय के अर्थ हमने 6 ही लिए हैं। समय के 6 अर्थ कौन से लिए थे, किसे याद है? समय का एक अर्थ क्या लिया था हमने, आत्मा। हाँ, एक मैम अर्थ क्या वही लिया ना, था? आत्मा समवाय, वो जो बताया था आपने। हाँ, समय का एक अर्थ आत्मा है, समय का एक अर्थ सिद्धांत है, समय का एक अर्थ काल का अविभागी संबंध, अविभागी अंश, जो सबसे छोटा समय होता है काल में। जैसे पुद्गल का सबसे छोटा अंश क्या होता है, जिसके वापस 2 भाग नहीं हो सकते, वो परमाणु होता है, अणु होता है। वैसे ही काल का सबसे छोटा अंश क्या होता है, समय होता है। हमने कहा था ना कि जैसे 14 पूर्वधारी मुनिराज है, वो अपने शरीर से क्या करते हैं, पुतली निकालते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए, क्वेश्चन का जवाब लेने के लिए, तो वो 8 समय के भीतर आ जाते हैं।
हम आंखों की पलकें खोलते हैं तो इसमें असंख्यात समय बीत जाते हैं। तो काल का जो अविभाज्य अंश है, सबसे छोटा अंश, उसे भी हमने समय के रूप में देखा था। बराबर। आपके जो नोट्स दिए हैं उसमें मैंने शायद समय के सारे आपको अर्थ दिए हुए हैं, अगर आपने नोट्स देखे होंगे तो। और उसी के साथ हमने समय के क्या देखे थी, मौलिक विशेषताएं देखी थी, उसके 9 पॉइंट्स थे। करेक्ट। कि समय को हम परोक्ष रूप से जान सकते हैं, देख सकते हैं, सभी को समय मिलता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे भले ही संपत्ति मिले ना मिले, पर समय तो सबको मिलता है। ये दूसरी विशेषता थी। समय कभी भी पक्षपाती नहीं होता, ये नदी के समान अविरल गति से चलता रहता है। इसे हम संग्रह करके रख नहीं सकते, इसके स्पीड को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। फिर जैसे हम एफर्ट्स लगाते हैं उसके अनुसार उस समय का क्या कर सकते हैं, हम उपयोग कर सकते हैं। समय हमारे लिए उपयोग होता है, उपयोगी होता है। समय और आत्मा का अविनाभावी संबंध है, और हम वर्तमान क्षण का समय का उपयोग कर सकते हैं। ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लिया था। तो ये दूसरा जो प्रश्न है आपका, समय के विविध अर्थ और उसकी मौलिक विशेषताएं, ये आपको उसमें लिखना है। फिर तीसरा प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है, समय का अप्रबंधन है शायद। तीसरा प्रश्न है आपके पास, उसमें आपको मैंने दिया है समय का अप्रबंधन और उसके परिणाम, मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम एंड इट्स इल इफेक्ट। तो मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम क्या होता है, ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद उसके जो 6 पॉइंट्स से हमने देखे थे कि कार्यभार बढ़ जाता है, वो आपके नोट्स में है। कार्यभार बढ़ने से तनावग्रस्त होता है शरीर और मन, अस्वस्थ हो जाता है। फिर अनावश्यक और अकरणीय कार्य में समय बीत जाता है, उसकी वजह से टाइम का, समय का क्या होता है, अप्रबंधन होता है। फिर हमारी अनबैलेंस लाइफस्टाइल, जो असंतुलित जीवन शैली है वो। फिर समय का क्या है, डिसऑर्डर। बराबर। आपको ये सारे पॉइंट्स आपके नोट्स में है, एक बार के लिए देख लेना, ये आपको क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं। फिर लैक ऑफ पहले वाले, एक बार पहले वाले का दिखाइएगा ना, नेचर ऑफ टाइम ना, हाँ, देखिए। नेचर ऑफ टाइम का। हाँ, समय का स्वरूप, शायद उसमें एक पॉइंट तो और है आपके नोट्स में, जैन दर्शन में समय का स्वरूप, ओके, या हाँ, वो भी है, और ये रेफरेंस भी आपको उसमें देनी है। ओके, ठीक। दूसरा है समय का अर्थ और उसकी मौलिक विशेषताएं, हाँ, वो भी पॉइंट सारे आपके नोट्स में है, क्योंकि मैंने उसमें से ही लेकर आपको यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं। फिर तीसरा है मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम, समय का अप्रबंधन और उसके इल इफेक्ट्स। ठीक, तो उसमें मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम क्या होता है, उसकी पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, और फिर ये 6 पॉइंट्स आपको देने हैं। ठीक। ये तीसरा प्रश्न रहेगा, ये सारे 5 मार्क के हैं। अब जो चौथा प्रश्न है वो बड़ा है, जो 9 मार्क का क्वेश्चन है, वो क्या नहीं, है। चौथा बड़ा नहीं है, चौथा भी इसी में है। नहीं नहीं नहीं, वो चौथा नहीं, टाइम मैनेजमेंट को लेकर चौथा प्रश्न जो 9 मार्क के इसमें है। अच्छा, लेकिन एक प्रश्न रह गया वो नहीं, वो पहले। दूसरे चैप्टर का है, वो चैप्टर अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया ना। ये ओके पूरे ओके, यूनिट का मैंने आपको दिया हुआ है। अच्छा, देखिए, आपके इस यूनिट में 2 चैप्टर है। पहला ठीक है, चैप्टर है टाइम मैनेजमेंट को लेकर, और दूसरा हाँ, चैप्टर है रिलीजियस बिहेवियर मैनेजमेंट को लेकर। सही। हम्म, तो आपका एक चैप्टर ही अभी पूर्ण हुआ है, तो एक चैप्टर को लेकर उसमें 4 प्रश्न है। 3 प्रश्न 5-5 मार्क के लिए है, और एक अच्छा, प्रश्न 9 मार्क के लिए है। ओके ओके ओके, बराबर। तो 9 मार्क के लिए जो प्रश्न है वो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द टाइम मैनेजमेंट, प्रायोगिक पक्ष, समय हाँ, प्रबंधन के प्रायोगिक पक्ष जो है उसको लेकर है। तो उसके जो अभी हमने 8 पॉइंट देखे हैं, हम्म, सही उद्देश्य का निर्माण करना, हम्म, फिर हमारे लक्ष्य और जो पॉलिसीज है, गोल्स और पॉलिसीज वो सही होनी चाहिए, राइट टू डू लिस्ट। फिर उसके बाद है सही समय सारणी बनाना, उचित व्यक्ति को उचित कार्य सौंपना, कार्य का सही क्रियान्वयन करना, और उसके बाद टाइम वेस्टेज जो भी है, वेस्टर्स उसको अवॉइड करना, वो टाइम वेस्टर्स को देखना और उससे दूर होने का प्रयास करना, और सम्यक नियंत्रण। ये 8 पॉइंट्स उसमें आएंगे। ठीक। अब ये जो 4 प्रश्न है, ये आज आपको होमवर्क के लिए है, क्योंकि कल संडे है। इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, सबके पास नोट्स है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। बराबर। हम्म, जो 5-5 मार्क के है वो 1.5 पेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
और जो 9 मार्क का आंसर है वो 3 पेजेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। ठीक, एक बार इसको वापस दिखा दीजिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वाला। देखिए, हाँ, सही फिर उद्देश्य उसके निर्माण करना, हाँ उसमें देखिए प्रायोगिक पक्ष, ठीक है। प्रायोगिक पक्ष जो है ना उसमें है वो 8 पॉइंट्स है। अच्छा सही उद्देश्य का निर्माण, हाँ करेक्ट गोल्स एंड पॉलिसीज, मेकिंग द राइट टू डू लिस्ट, मेकिंग राइट टाइम टेबल, राइट डेलीगेशन ऑफ वर्क, राइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क, अवॉइड टाइम वेस्टेज और राइट कंट्रोल। ये 3 पेजेस से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है मैम उसमें तो असाइनमेंट में यानी ये समय पर 5 मार्क्स के इसमें 3 ही क्वेश्चन है। हाँ, क्योंकि 2 और क्वेश्चन, बाकी का जो क्वेश्चन है वो धर्म, हाँ। जो आपकी धर्म की अवधारणा और धार्मिक व्यवहार प्रबंधन आएगा उस पे है। अभी दूसरा चैप्टर अच्छा हमारा बाकी है ना, ये आपको मैंने हाँ, नहीं नहीं पूछ रही वो 4 कौन से क्वेश्चन है फिर? नहीं, 3 क्वेश्चन 5 मार्क के हैं। पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट को लेकर है, और हाँ, दूसरे टाइम प्रश्न, मैनेजमेंट पे। हाँ, और दूसरा प्रश्न जो है ना उसमें एक क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट का है। हाँ, ये समय 4 है। प्रबंधन की प्रयोगिता। हाँ, प्रायोगिक ये पक्ष, तो हाँ, ये पक्षों 4 का। हाँ, बस ये 4 प्रश्न ही इस चैप्टर को लेकर है, तो ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक, इसमें भी आपको कोई दिक्कत आती है तो एक बार के लिए ग्रुप पर पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, या फिर मुझे पर्सनली भी आप पूछ सकते हो। चलेगा। जी, ठीक है, फिर मैम सेकंड क्या चैप्टर हम, बोला था आपकी आपने? क्लास तो फिर होमवर्क मिल जाएगा? थर्सडे को ही है ना मैम, अगले नेक्स्ट हाँ, थर्सडे? अभी थर्सडे को है मेरी क्लास, लेकिन मैं तो थर्सडे थर्सडे शायद को हम ट्रैवलिंग में रहूंगी शायद। नहीं, कोई नहीं ना, आप वेडनेसडे तक भी कंप्लीट करो, ये आपकी पढ़ाई के लिए, ताकि आपको टाइम पर लोड ना आए। हाँ नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है समय ये, पर आपको आपने लोड बहुत आएगा, अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, तो आपको लोड ना आए, इसलिए फिर क्या होता है ना, अभी अभी एक एक चैप्टर आप करते जाओगे तो बाद जी में जी अचानक से आपको बॉदरेशन नहीं लगा, पढ़ाई का लगेगा, क्योंकि इसके बिल्कुल। आगे तो ये और वास्ट होता जाने वाला है, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी भी है, फिर आपको बॉटनिकल साइंस भी आ जाएगा, कॉस्मोलॉजी भी आएगा, तो आपको ये ज्यादा लगेगा, हेवी लगेगा। तो इसीलिए पहले से ही आप आदत रखिए कि इतने क्वेश्चन आंसर्स आपके हो, तो आपको टेंशन ना रहे। ठीक, तो आज के लिए बिल्कुल हम यही रुक जाते हैं, थर्सडे को हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ वो होमवर्क क्वेश्चन आपने क्या बोला था क्लियर में, जो आपने वो यूनिट 1 में पीछे दिया वो करना है क्या? जी जी, उसमें जो टाइम मैनेजमेंट को लेकर क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं। अच्छा। उसमें देखिए पहले जो है ना, उसमें लास्ट पेज पर स्वाध्याय करके लिखा है, और स्वाध्याय में प्रश्न 1 में 4 प्रश्न दिए हुए हैं, उसमें हाँ, से पहले 3 प्रश्न 5 मार्क्स के हैं जो हम सही, लोगों को करने हैं। उसके बाद प्रश्न 2 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखे, उसमें 2 प्रश्न हैं, उसमें का पहला प्रश्न हम लोगों को करना है जो 9 मार्क्स का है। तो ये टोटल 4 प्रश्न हम लोगों को होमवर्क के लिए दिया है, क्योंकि ये 9 मार्क्स यूनिट का फर्स्ट 1.5 से। पेज करना है ना? हाँ, जी, पहला जो पहले 3 पहले प्रश्न है ना, ये पहले सुन वन, लो, पूरी बात सुन लो। और ये जो है ये फर्स्ट चैप्टर से है जो मैम ने आज तक में पढ़ा दिया है, तो इतना हम लोगों को ये 4 करना है। और जो फर्स्ट का है वो 5 मार्क्स का है, इसलिए 1.5 पेज का, और जो 9 मार्क्स का है वो 3 पेज का करना है। अब आप जो भी चाहे पूछें। जी, नहीं, अब पूछिए। इतना हिंदू जी समझाने के बाद डाउट्स हो ही नहीं सकता। थैंक यू इंदु जी। हाँ चलिए, हाँ, थैंक यू। ठीक है ठीक है, चलो आज के हेमा लिए, मैम अगर पॉसिबल है तो आज का रिकॉर्डिंग शेयर कर पाओगे? जी जी, मैं अभी कर देती हूँ। वो उस दिन तो मुझे याद ही नहीं रहा, अगर रिकॉर्डिंग गलती से मुझसे रिकॉर्ड करना रह जाए तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा, हाँ, हम लोग याद क्योंकि उस दिन मैं दिलाते भूल हैं, गई। सबको याद दिलाते हैं हम लोग। हाँ, पर एक मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, वो मैं भूल ओ, गई थी, ओके तो ओके वो ओके। कभी अगर गलती से रह भी जाए तो हाँ, हो रह जाए, क्योंकि जाता है आज का कभी। तो हुआ है, आज का मैं भेज देती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, जय जिनेंद्र। जय जय हिंद। जय जिनेन्द्र मैम, थैंक यू मैम। जय जिनेंद्र।